अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पीडीएम ने वज़ीर आज़म की डायलॉग की दावत मुस्तरद कर दी है। 31 दिसंबर तक तमाम पार्टियों के सूबाई और कौमी असम्बली के तमाम पार्लिमानी अरकान जो हैं ये अपने इस्तीफ़े पार्टी कायद के पास जमा करवाएंगे। पीडीएम का सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में हुआ, जिसके बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 13 दिसंबर को मीनारे पाकिस्तान पर ही जलसा होगा। अगर हुकूमत ने किसी किस्म की रुकावट डालने की कोशिश की तो मुल्तान से भी कहीं ज़्यादा बुरा हशर किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा कि आज जाली वज़ीर आज़म ने फिर कुछ ऐसी बातें की जैसे वो नशे में हों। वो हिज़्ब इख्तिलाफ को डायलॉग की दावत दे रहे हैं। डायलॉग की दावत नहीं, वो हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। हमने उनकी डायलॉग की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। वो इस काबिल नहीं है कि उनके साथ बातचीत की जाए। कल उन्होंने कहा कि कल स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा। इस इजलास में मुल्क के अंदर पहिया जाम हड़ताल, शटर डाउन और मुल्क के मुख्तलिफ डिविजनल हेडक्वार्टर्स में जलसों और मुजाहरों का शेड्यूल तय किया जाएगा। साथ ही ये भी फैसला किया जाएगा कि लॉन्ग मार्च कब होगा। इसकी तारीख का तयन भी कल किया जाएगा। एक तरफ अपोजिशन जमातें वज़ीर आज़म से नाज़रीन डायलॉग के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान एनआरओ और करप्शन के सिवा अपोजिशन के साथ डायलॉग करने के लिए तैयार हैं। वो ये समझते हैं और उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन ने इस्तीफ़े दिए तो हुकूमत खाली होने वाली जो नशस्तें होंगी उन पर ज़िमनी इंतखाबात करवा देगी। वज़ीर आज़म के नज़दीक अपोजिशन अवाम की जानों से खेल रही है। कोरोना तेज़ी से बढ़ रहा है, सबको सोचना चाहिए। अमेरिका में 3000 अमवात रोज़ाना हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड इटली में लॉकडाउन है, हम स्मार्ट लॉकडाउन की जो पॉलिसी है उस पर ही पहले मरहले में कामयाब हुए हैं। हमारे पास इतने वसाइल नहीं कि हम लॉकडाउन करके पूरा मुल्क बंद कर दें। वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक अवाम के सामने ख़ुद को एक्सपोज कर रही है। अब सवाल ये है कि आखिर अपोजिशन इस्तीफ़े कब देगी? पीडीएम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्या पहिया जाम हड़ताल से अवाम को ज़्यादा नुकसान होगा? इस पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि अगर वाक़तन आप लोग अवाम के लिए सड़कों पर निकले हैं, ये तहरीक आप अवाम के मफाद के लिए आप लोगों ने शुरू की हुई है, महंगाई है, हुकूमती पॉलिसी से आप लोगों को इख्तलाफ हो सकता है, मईशत जो है ना वो डगमगा रही है, इस पर आप लोगों के इख्तलाफ हो सकता है, तो अगर वज़ीर आज़म साहब डायलॉग की बात कर रहे हैं, आज उन्होंने कहा कि अपोजिशन से मुज़ाकरात करने के लिए मैं तैयार हूँ, तो आज अपोजिशन इनकार कर रही है। अगर वाकई आप इतने संजीदा हैं आवाम के मसाइल के हल के लिए तो बात करें ना उनके साथ, डायलॉग करें उनके साथ। शाजी, आपका क्वेश्चन बड़ा पर्टिनेंट है और बड़ी इसमें बज़ारन तो बड़ा लॉजिक है, लेकिन आप लोगों को शायद मालूम भी हो, हम गए बगैर बात भी करते रहे हैं कि हमने कोई 2 साल का अरसा इनको इस डायलॉग के चक्कर में और डायलॉग नेगोशिएशंस, मीटिंग्स, लेजिस्लेशन पे, कोविड पे और इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा मीटिंग्स की। पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब का कंडक्ट और उनका जो एटीट्यूड है वो अनडेमोक्रेटिक है, फाशिस्ट जिस तरह नहीं होते, फाशिज़म पे बिलीव करते हैं। डे 1 से वो हाथ मिलाने को तैयार नहीं, कोई हेलो हाय करने को तैयार नहीं, कुर्सियाँ फलांग के वो असम्बली में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके इल्म में हैं। हम इनके साथ जब मैंने कई दफ़ा ये बात भी किया, जब इंडिया के साथ फरवरी में हमारे थोड़े से मामलात बड़े रुख अख्तियार कर गया, जैसे जंग को आप कह सकते हैं हो सकती थी। जब अभी नंदन को इन्होंने पकड़ा था या उनके मार गिराए थे कोई जहाज़, तो उस वक्त भी एक वो ब्रीफिंग होनी थी सिक्योरिटी पे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब जब इतनी बड़ी टेंशन सी बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन है, उस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बैठने को तैयार नहीं थे उस ब्रीफिंग में, और 1 घंटा वो मीटिंग इंतजार में। चलिए, अगर आप बैठने को तैयार हैं, बात करने को तैयार हैं, ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या देर हो गई कि अब आप लोग पीछे हट रहे हैं? नहीं यार, मैं उसमें कहता हूँ ट्रस्ट डेफिसिट है, क्योंकि वो बिल्कुल जो बात करते हैं वो दूसरी उल्ट बात होती है, उसका रिजल्ट कुछ निकलता नहीं है। इनके साथ बैठने का मतलब ये है कि वो सिर्फ हमें
एंगेज करते हैं उसका रिजल्ट बिल्कुल जीरो होता है, कोई आउटपुट नहीं होता। हमने देखा बल्कि उल्टा इल्जाम लगाते हैं कि ये एनआरओ मांग रहे हैं वहाँ पे। मैं तो ये तो आज भी उन्होंने कहा एनआरओ नहीं दूंगा, एहतसाब पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। एनआरओ मैं कह दूं मीडिया टोटली शायद हाईजैक हुआ है। मीडिया उनसे क्वेश्चन नहीं करता कि एनआरओ प्लीज को किस तरह आप दे सकते हैं। केसेस तो कोर्ट्स में है, किसी केस में कन्विक्शन हो चुकी है, कोई ट्रायल की स्टेज पे है, वो क्या विड्रॉ हो सकते हैं? मुझे बताएं कौन कोर्ट्स में विड्रॉ कर सकता है? कोर्ट्स में तो लॉजिकली एंड उनका होना है, जो भी एक अगर फेयर ट्रायल हो जो हमें है कि हम कोर्ट्स में अपने लड़ेंगे केसेस, तो वो तो वहां पे होगा ना उसमें प्राइम मिनिस्टर मैटर करता ना कोई और बंदा मैटर करता है। मैं आपको तो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे तो ये सारे मामला डिस्कस हों, आप डायरेक्टली पूछें भाई आपसे कब मांगा, किसने मांगा, किस जगह पर एनआरओ मांगा, ये अवाम के मसाइल हैं, इस पर हमसे बात करें। बात हम करते रहे हैं 2 साल। हमने इनको पहले भी कहा कि हम आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं। पहले दिन जब इनॉग्रेशन सेशन था असेंबली का, तो हमारे हर पार्टी के लीडर ने खड़े होके, चाहे बिलावल भुट्टो थे, चाहे जरदारी साहब थे या शहबाज शरीफ साहब थे, और दूसरे भी हम लोग कहते रहे कि भाई हम आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार है, आप डिलीवर करें, परफॉर्म करें, हम आपके साथ हैं। हाँ। लेकिन हुआ ये, आपका वो एक्सपीरियंस आपको पता है, हमारा बिटर एक्सपीरियंस है। मैं आपको बताऊं, पहले तो वो खुद नहीं आते, एक टीम आ जाती है। टीम जो है उनके पास मैंडेट ही नहीं होता, तो किस इश्यू पे बात करें उनके साथ? क्या हमें ये उसमें जाके अपना कोई मकसद तो इस्तीफों के लिए आप लोग तैयार हैं? इस्तीफे अगर आपके एक्सेप्ट नहीं होते, 2014 में याद है ना, पीटीआई ने भी इस्तीफे दिए थे ना, नून लीग ने एक्सेप्ट नहीं किए थे, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने एक्सेप्ट नहीं किए थे, उस वक्त की हुकूमत ने एक्सेप्ट नहीं किए थे वो इस्तीफे। अगर अब आप लोगों के भी इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं होंगे तो क्या अगली आप लोगों की स्ट्रेटजी होगी, क्या करेंगे? शादिया, मैं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रिजाइन उन्हें किए, लेकिन जब स्पीकर बुलाते थे आके उसको सर्टिफाई करें, इंडिविजुअली कहना पड़ता है कि हाँ मैंने ये इस्तीफा दिया है और मेरा ये साइन है। ये खुद जाके फिजिकली वहाँ स्पीकर के पास जाना पड़ता है, तो बुलाते थे, आते नहीं। तो वो बेईमानी की तनख्वाहें लेते रहे, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब ने तनख्वाहें ली और सारी आपको पता है अलाउंसेस लिए और सब कुछ किया इन्होंने। इसके बावजूद वो इस्तीफा दिए और 4-5 महीने बाद ये असेंबली में वो सारे पिछले बैक डेट से सारे आजाद कश्मीर की हुकूमत भी आप लोग खत्म कर देंगे, वहां से भी रिजाइन कर देंगे, फिर सिंध हुकूमत भी, क्या पीपल्स पार्टी भी सिंध हुकूमत में रिजाइन करने को तैयार है? बिल्कुल। वो जो हमारा डिक्लेरेशन है एपीसी का जिसमें पीडीएम बनी, उसमें एक ये भी पॉइंट है जिसमें सारे सिग्नेटरी है कि ये इस्तीफों का ऑप्शन प्रॉपर टाइम पे, अप्रोप्रिएट टाइम पे हम इसको एक्सरसाइज करेंगे। तो आज जो पीडीएम की मीटिंग हुई है उसमें आपने देखा कि उन्होंने फैसला किया है कि सारे लोग अपनी पार्टी का दीन के पास जमा करा देंगे इस्तीफे, और आपको पता चल जाएगा 31 दिसंबर तक सारे इस्तीफे आ जाएंगे। लेकिन आप वो लास्ट हमारा ऑप्शन है, वो फिर वही बात आ जाती है तो कि पहिया जाम हड़ताल, शट डाउन, इसकी नौबत क्यों कर आएगी? क्यों आप इस नौबत तक जाएंगे? इसमें अवाम का नुकसान नहीं होगा? पहिया जाम करेंगे अवाम का नुकसान नहीं होगा, शट डाउन करेंगे अवाम का नुकसान नहीं होगा? देखिए, इस गवर्नमेंट को, जो एक नाहल गवर्नमेंट है, नलायक गवर्नमेंट है, सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको भेजने का गलत तरीका, क्योंकि वो पाकिस्तान के अवाम का, इकानमी का ये वो हशर कर रहे हैं, गवर्नेंस का। कहीं कोई जो बाद इंतजामी इस वक्त अरूज पे है, रिश्वत अरूज पे है, तो ये सारी चीज़ों से छुटकारा हासिल करने के लिए हमारे पास डेमोक्रेटिक जो तरीके हैं वो यही हैं। हम जुलूस निकालें, पुरअमन जुलूस निकालें, हम लॉन्ग मार्च पुरअमन करें, धरने पुरअमन दें, शटर डाउन की कॉल दें। अगर एक देखें, वो कहता है जी मुझे आप जानते नहीं हैं, मुझे आप लोग जानते नहीं हैं। भाई अगर कोई हुक्मरान इस तरह की बातें करें तो वो फिर होता है कि इनसेंसिटिव है टू द इश्यूज, टू द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। जब पाकिस्तान के लोग 22 करोड़ बेचैन हैं, बेचैनी में रह रहे हैं, उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, गैस का बिजली का बिल नहीं दे सकते, बच्चों को फीस नहीं दे सकते, तो मैं सकता हूँ इसको खुद स्टेप डाउन करना चाहिए। और आपने दे दिया इस्तीफा, लोग इस्तीफे जमा करवाने शुरू कर दिए है ना, आप कब दे रहे हैं इस्तीफा? मेरा तो इस्तीफा मैंने तो आज से पूछे या सादिक साहब से, मैंने लिख के स्पीकर के नाम डायरेक्ट इस्तीफा दिया था। अच्छा। तो मैं जा रहा था देने, तो उन्होंने फाड़ दिया, तो मेरा इस्तीफा तो हाजिर है। मैं तो सुबह लिख दूंगा, मैंने तो साइन करके रखे हुए हैं। अच्छा। पूछे या सादिक साहब से, मैंने तो उसमें एम्बिग्यूटी नहीं छोड़ी। आई हेयर बाई मैंने लिखा था कि माय डियर स्पीकर, आई हेयर बाई टेंडर माई रेजिग्नेशन एज ए प्रोटेस्ट। वो जो थी वो 2-3-4 रीजन तो पूछ लें उससे।
तो उसने कहा कि अभी नहीं जरूरत, जब टाइम आएगा दे देना। मैं तो 31 दिसंबर से पहले ज़ाहिर फिर देना पड़ेगा, सारे देंगे। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। कोरोना की दूसरी लहर, पीडीएम के जलसे और हुकूमत की स्ट्रैटेजी, हुकूमत की पॉलिसीज, इस हवाले से इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब आपका। असद उमर साहब, कोरोना की दूसरी लहर जिस तरीके से शिद्दत इख्तियार कर रही है, जिस तरह रोज़ केसेस बढ़ रहे हैं, अमवात के नंबर जो हैं, डेथ रेशो जो है वो बढ़ रही है, एनसीओसी के अहकामात भी हमारे सामने हैं, फैसले भी हमारे सामने हैं, जो एनसीओसी ने किया वो इक़दामात भी हमारे सामने हैं। आप समझते हैं कि कोरोना की ये दूसरी लहर ज़्यादा चैलेंजिंग आप लोगों के लिए साबित हो सकती है? कोरोना की पहली लहर पर जो एनसीओसी के इक़दामात थे, फैसले थे, जिस तरीके से हैंडल किया, पूरी दुनिया ने इसको अप्रिशिएट किया, इसको सराहा, लेकिन आप समझते हैं कि अब की बार जो इक़दामात कर रहे हैं और उसके जो नताइज आ रहे हैं वो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं है? अगर ऐसा है तो क्यों? नहीं जी, इस दफ़ा जो है वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा ख़तरे की बात नज़र आ रही है। और जो बुनियादी फ़र्क है पहली लहर में और इस दफ़ा में, कि जब पहली लहर थी तो पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम जो ज़िम्मेदारान थे, चाहे वो सियासी रहनुमा हो, वो समाजी रहनुमा हो, वो दीनी रहनुमा हो, डॉक्टर्स हो, मीडिया हो, सब की तरफ से एक ही पैगाम जा रहा था पाकिस्तान की आवाम के लिए, और वो ये था कि एहतियात करना ज़रूरी है। और उसकी वजह से हमने देखा कि बहुत हद तक लोगों ने एहतियात किया भी। डॉक्टर्स की जो एडवाइस थी उसके ऊपर काफ़ी हद तक अमल दरामद भी हुआ, 100% नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी हद तक हुआ भी। अब जो है इस दफ़ा फ़र्क ये हमें नज़र आ रहा है कि इस दफ़ा वो एक पैगाम नहीं जा रहा। हमें हमारे जो सियासी लीडर्स हैं उसकी तरफ से, जिनके बड़े लाखों की तादाद में मद्दाह हैं लोग, उनकी बात पर यकीन रखते हैं, वो उनसे ये सुन रहे हैं कि कोरोना तो कोई चीज़ ही नहीं है, ये तो हुकूमत किसी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। एक जगह पे 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार लोग जमा हो जाएं तो उससे वबा के फैलाव में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो जब लोग ये सुनते हैं तो उससे दो नुकसानात हो रहे हैं। एक तो जाहिर है कि वो खुद अपनी एहतियात करना छोड़ देते हैं, दूसरे जो इंतज़ामी कार्रवाई भी करने की कोशिश की जा रही है कि जो फैसले हो चुके हैं उन पे अमल दरामद कराना इसलिए मुश्किल हो रहा है कि लोग मुड़ के ये बोलते हैं कि जी जलसे तो चल रहे हैं, अब मेरी दुकान आप बंद कराने आ गए या मेरी शादी हॉल आप बंद कराने आ गए। तो ये सबसे बड़ा इस वक्त फर्क ये है और उसी की वजह से खतरा पैदा हुआ। एनसीओसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां तमाम सूबों की मौजूदगी है, फिर एनसीसी है जिसको प्राइम मिनिस्टर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चेयर करते हैं, तमाम चीफ मिनिस्टर्स भी उसका हिस्सा हैं। बकौल आपके 3 बार ये मामलात जो हैं आप डिस्कस करने किए आप लोगों ने और आप ये एनसीसी में लेकर गए, लेकिन कंसेंसस नहीं हुआ। फिर आप भी जानते हैं कोरोना को लेकर जो कमेटी बनी कोरोना के मामलात को देखने के लिए, जिसका शहबाज शरीफ साहब भी उसका हिस्सा है, राजा परवेज अशरफ साहब भी उसका हिस्सा है। तो क्या वजह है कि तमाम सूबों के कंसेंसस नहीं हो सके इस बार फैसलों में? जो फैसले वहां पर हुए इस बार बाहर इंप्लीमेंटेशन उनकी नजर नहीं आ रही है। क्यों आप 3 बार इन तमाम मामलात को लेकर गए? आपने मामलात की जो सेंसिटिविटी थी उसको वहां पर बताया भी, हालात से बाखबर भी रखा, उसके बावजूद यकसुई क्यों नजर नहीं आई इस बार? क्योंकि इस दफा सियासत आड़े आ गई है ना। जो पहली दफा जो बात हो रही थी तो हो सकता है और कई दफा होता था कि हमारी राय में, और जो मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे थे उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला या आज़ाद कश्मीर के वजीर आज़म या हमारे सिंध में जो पीपल्स पार्टी के वजीर आला हैं, उनमें राय में इख्तलाफ होता था, लेकिन हदफ बिल्कुल एक ही था। तो एंड में कोई ना कोई कंसेंसस पैदा करना मुमकिन होता था और फैसला हो जाता था। हर एक की मर्जी का अपना फैसला नहीं होता था, लेकिन लोग सब मान लेते थे।
अब सूरत हाल ये है कि वो कमेटी पार्लियामान की जो बनाएगी, जैसे कि आपने जिक्र किया, उसमें शहबाज शरीफ, राजा परवेज अरशद और जो टॉप के जो लीडर्स हैं वो सब पार्लियामान के मौजूद थे, जिसके चार इजलास हो चुके थे। हाँ। उस कमेटी को उन्होंने जब इजलास हमने बुलाया तो उन्होंने वो मानने को से इनकार कर दिया। उन्होंने वजीर अपने स्पीकर साहब के इस्तेकाक को चैलेंज कर दिया कि वो ये ऐसी कोई कमेटी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। जो आखिरी मीटिंग हुई थी जिसके अंदर कंसेंसस ना होने के बावजूद भी 10 नवंबर में वजीर आजम ने फैसला किया एनसीसी में कि जी अब हम इज्तिमात के ऊपर पाबंदी लगाने जा रहे हैं, 300 से ज्यादा के जो इज्तिमात हैं, तो उसके अंदर सिंध की जो नुमाइंदगी है वो की थी डॉक्टर अजरा पेचियो, जो उनकी हेल्थ मिनिस्टर हैं और आसिफ जरदारी साहिबा की हमशीरा हैं। उनका कहना यह था, उनका मानना यह था कि हमें लॉकडाउन लगाने चाहिए। परसों हमारी मीटिंग नहीं, कल सुबह मंडे की सुबह को हमारी मीटिंग हुई है एनसीओसी में, जिसमें दोबारा हमने हेल्थ मिनिस्टर्स को बुलाया हुआ था और डॉक्टर अजरा पेचियो ने फिर अपनी यही तजवीज रखी कि बड़े शहरों के अंदर इंटरमिटेंट लॉकडाउन, जिसको वो कह रही थी, यानी एक हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए बंद करें, फिर 1 हफ्ते के लिए खोल दें, फिर 1-2 हफ्ते के लिए बंद कर दें। वो तो ये समझती हैं कि ये करना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप उनकी पार्टी की कहती है कि कोरोना से कोई फर्क ही नहीं पड़ता और जलसा करने से फर्क ही कोई नहीं पड़ता। तो काबीना में आज इस हवाले से क्या फैसले हुए, आपने क्या सजेशन दी और वजीर आजम साहब ने क्या डायरेक्शंस दी? देखें, कैबिनेट में एक तो ये जाहिर है कि आज जो अदाद शुमार हैं और आज आपने देखा कि दूसरी लहर की सबसे ज़्यादा अमवात जो हैं वो कल हुई हैं और ये तादाद बढ़ती चली जा रही है, उसका सब तफसील से जायज़ा लिया गया। फिर उसके अलावा फिर मैंने बताया कि हम कल इजलास कर रहे हैं एनसीओसी का, जिसमें हमने सूबों से मुशावरत की है और उनसे पूछा है कि मज़ीद क्या इक़दाम लेने की ज़रूरत है। तो कल हम अपनी सिफारिशात मुरतब कर लेंगे और परसों मैंने उनसे दरख्वास्त की है वज़ीर आज़म से कि एनसीसी का इजलास बुलाया जाए, दोबारा से वज़ीर आला को बुलाया जाए। और तो ऐसे में तमाम वज़ीर आला जब आएंगे, जब सिंध के वज़ीर आला वहाँ पर आएंगे, सिंध के जो फैसले होंगे या सिंध की जो सजेशंस होंगी, क्या उसकी वैल्यू होगी? पीडीएम का हिस्सा हैं, वो तो तहरीकें चला रहे हैं, वो तो जलसे जुलूस कर रहे हैं, वो तो 13 दिसंबर को लाहौर में एक बड़ा जलसा पीडीएम करने जा रही है। तो ऐसे में तो बड़ा मुतजाद इन लोगों के जो है ना वो इक़दामात हैं। एनसीओसी में का भी हिस्सा भी हैं ये लोग, वहाँ सजेशंस भी देते हैं, वहाँ के फैसलों को मानते भी हैं, लेकिन बाहर जब इम्प्लीमेंटेशन करने की बात आती है तो इनके वो बिल्कुल फ़र्क हो जाते हैं इनके इक़दामात। अब यही तो मुश्किल हमें सामने आ रही है ना कि देखें, अभी जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था कि कल का मैंने जिक्र किया, डॉक्टर अजरा पेचियो न सिर्फ सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत की हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो आसिफ जरदारी की हमशीरा हैं और वो ये कह रही हैं, क्योंकि वो हेल्थ के सेहत के पहलू से देख रही हैं, वो सियासत के पहलू से नहीं देख रही हैं, और वो कह रही हैं कि सूरत हाल ऐसी है। और आपको पता है सबसे ज़्यादा इस वक्त जो केसेस हो रहे हैं पाकिस्तान में, तकरीबन पूरे पाकिस्तान के निस्फ केसेस जो हैं वो तो सिर्फ कराची में हो रहे हैं। तो वो तो कह रही हैं कि बड़े सख्त इक़दाम करने की ज़रूरत है, लेकिन जब आखिरी फैसले की बारी आती है तो उस वक्त सियासत बीच में आ जाती है। हाँ। तो हमारी तो अभी भी इनसे दरख्वास्त है, और मैं ये आपको बताऊँ, मेरा अपना अब मैं सियासी तौर पर अपना एनसीओसी नहीं, मैं एक सियासतदान के तहत सोच रहा हूं, और मेरा मानना यह है कि इनको सियासी नुकसान होगा और बड़ा शदीद नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान देख रहा है कि किस तरीके से खुदगर्जी की जा रही है। वो लोग जो लॉकडाउन कहते थे, हाँ। जो कहते थे कि दिहाड़ीदार से उसकी दिहाड़ी छीन लो, जो कहते थे कि मुतवस्सित तबके के आदमी की जितनी भी बची खुची पूंजी है वो उसको चाहे बेशक खत्म हो जाए, लेकिन लॉकडाउन जरूर करो। वो ये कहते हैं कि अगर लोग मर भी जाएं, अस्पताल भर भी जाएं, लोगों का रोजगार छिन भी जाए, तो मैंने अपनी सियासत नहीं छोड़नी। मेरे ख्याल में इसका सियासी नुकसान होगा। नहीं तो असद उमर साहब, आप नहीं समझते जिस तरीके से हुकूमत ने जलसों को हैंडल किया वो ठीक नहीं था, कोई वाज़ेह पॉलिसी नज़र नहीं आई, हुकूमत हमें कंफ्यूज नज़र आई। इवन के हुकूमत के अपने अंदर, अपने लोगों के अंदर इख्तलाफ था। एक तबका ये था हुकूमत के अंदर जो कहता था कि जलसों को नहीं रोकना चाहिए, एक तबका ऐसा था कि बिल्कुल रोकना चाहिए, कानून को इस्तेमाल करना चाहिए, डंडे के इस्तेमाल से इनको रोकना चाहिए, हुकूमती रिट को चैलेंज नहीं होने देना चाहिए। अब एक तरफ कह रहे हैं कि हम जलसे नहीं रोकेंगे, जमहूरी अमल है, चलता रहना चाहिए, इनका हक है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब कहते हैं जो कुर्सियां लगाएगा, साउंड सिस्टम लगाएगा, हम उनको पकड़ेंगे। या तो कुछ होता है या कुछ नहीं होता। तो हुकूमत बीच में खड़ी होकर कंफ्यूज क्यों है? या मुकम्मल इजाज़त दें या मुकम्मल रोकें, जैसे भी रोकें।
अच्छा, वो साउंड सिस्टम और जो कुर्सी वाला है ना, उसको तो मैं बता दूं कि ये कानून का मुसलमा असूल है कि कोई और अगर किसी ने उससे बड़ा जुर्म किया हुआ है तो आपको जुर्म की माफी नहीं होती। तो जुर्म तो वो भी कर रहे हैं, और वो जुर्म मैं इसलिए कह रहा हूं, इसलिए नहीं कि मेरी जाती राय है। हाई कोर्ट फैसला दे चुका है। हाई कोर्ट ने कहा है कि एनसीओसी के फैसले जो हैं और एनसीसी के फैसले जो हैं वो हतमी हैसियत रखते हैं और उनको कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता, इसलिए ये गैर कानूनी इस वक्त इज्तिमा हो रहे हैं। लेकिन ये वाकई में आपकी बात दुरुस्त है कि इस वक्त अगर आप एक पहलू से देखें तो उसूलन तो अगर हम सिर्फ कानून के ऊपर अगर अमल दरामद करें, अगर हम बाकी सब पहलू छोड़ दें, हाँ। तो हमें तो ये लोग जो कानून की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ये पीडीएम के तमाम लीडर्स जो हैं, इनको तो उठा के एफआईआर काट के इनको जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के रोजगार को भी खतरे में डाल रहे हैं और लोगों की सेहत को भी खतरे में डाल रहे हैं। का काम है ना, अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है तो उसको इंप्लीमेंट करवाना हुकूमत का काम है। कल मरियम नवाज ने रैली निकाली, जुलूस निकाले, किसी ने नहीं रोका, किसी ने इस बात को नोटिस नहीं किया कि एसओपीज पर अमल किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, क्यों इतनी गैदरिंग जमा है, किसी ने नहीं रोका। लेकिन मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना, देखें, लेकिन ये हम नहीं हकीकत से इनकार कर सकते कि ये एक जमहूरी अमल है। पाकिस्तान एक पार्लिमानी जमहूरियत है, यहाँ पे मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ हैं, और हमारा मानना ये है कि ये तमाम मीडिया जो इस वक्त हमसे ये सवाल पूछ रहा है कि एक्शन क्यों नहीं ले रहे, अगर वजीर आजम ने ये फैसला कर लिया और लोगों को उठा के बंद करना शुरू कर दिया तो एकदम से सारे पाकिस्तान का बयानिया ये हो जाना है कि तरीके इंसाफ की हुकूमत जो है घबरा गई, परेशान हो गई, और ये तो डिक्टेटरशिप आ रही है, जमहूरियत खतरे में पड़ गई। तो इसमें, जैसे मैंने कहा, इसमें कोई शक ही नहीं कि सियासत जो है वो आड़े आ रही है फैसले साजी की। मतलब ये हुआ, आप लोग इस्लामाबाद भी जाने देंगे बगैर किसी रुकावट के, कोई रुकावट नहीं डालेंगे, इस्लामाबाद पहुंचे। आप लोगों का 126 दिन का धरना था, ये 126 दिन से ज्यादा का धरना भी दें, आप लोगों को एतराज नहीं होगा, आने देंगे आप लोग इस्लामाबाद, राइट? अच्छा, अगर कोरोना एक सेकंड के लिए हम अलग कर देना तो बिल्कुल 100% हमारा यही यकीन है कि जिधर जलसा करने देते हैं जलसा करने दें, इस्लामाबाद आना चाहते हैं इस्लामाबाद आने दें। वो परेड ग्राउंड का हुक्म हुआ है, हमने भी उसको फॉलो किया था जब से वो हुक्म हुआ है, परेड ग्राउंड जाके बैठ जाएं, 126 नहीं 252 दिन बैठ जाए में जाके, क्या सेहत पे असर पड़ेगा? देखें, अभी तक जलसे जो हुए, गुजरांवाला का जलसा आपके ख्याल में कोई कामयाब जलसा था? फ्लॉप जलसा था। मुल्तान उससे भी बड़ा फ्लॉप जलसा था। तो हमें तो कोई सियासी नुकसान नहीं हो रहा इनके जलसों से। पेशावर जो है कि इंतहाई कमजोर जलसा था, सो हमें सियासी नुकसान तो कोई नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि मैं चाहे पसंद करूं या ना करूं, मैं ये मास्क लगा के बैठा हुआ हूं क्योंकि एक चीज है जिसका नाम कोरोना है, एक अजाब है जो हम सबके ऊपर, सारी दुनिया के ऊपर नाजिल हुआ है इस वक्त, और वो कोरोना है। और इसलिए मैंने लोगों की सेहत का भी ख्याल रखना है। मैं सिर्फ आपको जल्दी से ये भी बता दूं कि कितने हालात खराब होते जा रहे हैं। हमारे पास इस वक्त अस्पतालों में जो मरीज ऑक्सीजन के ऊपर मौजूद हैं, वो जो पहली लहर में मेरी सबसे ज्यादा तादाद पहुंची थी, मैं उसके तकरीबन 80% पे पहुंच चुका हूं। तो जिस रफ्तार से और जिस रफ्तार से ये बढ़ता चला जा रहा है, अगले 2-3 हफ्तों के अंदर हम उससे ज्यादा लोग देख सकते हैं अस्पतालों के अंदर। अच्छा। जिसका मतलब ये होगा कि अस्पताल के अंदर आपको बेड मिलने के अंदर मुश्किल होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हम अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अस्पतालों पर बोझ बढ़ेगा। पेशावर में जो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से असद उमर साहब, जिन 7 लोगों की डेथ हुई है, जाहिर है जिन लोगों की डेथ हुई है उनके प्यारों को सारी ज़िंदगी ये मलाल रहेगा कि शायद अगर ऑक्सीजन होती तो उनके प्यारे इस दुनिया से ना जाते, वो ज़िंदा रह सकते थे, उनको नई ज़िंदगी मिल सकती थी। तो इतनी गैर जिम्मेदारी, कौन जिम्मेदार है इस नेग्लिजेंस का? जी, इसके अंदर जो है ये ऑक्सीजन की सप्लाई का जब पहली लहर आई थी उस वक्त भी हमने बड़े इंतजाम किए थे, और इस दफ़ा भी आज से 3 हफ्ते पहले जब ये बढ़ने शुरू हुए थे केसेस, तो हमने एनसीओसी में हमाद अजहर साहब जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं उनको बुलाया, इंडस्ट्री सेक्रेटरी ने इसके ऊपर बहुत काम किया, और सारी ऑक्सीजन सप्लाई की इंडस्ट्री के साथ हम राब्ते में भी हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई अभी जितनी ज़रूरत है अस्पतालों में वो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, और हमारी जो प्रोजेक्शंस हैं आगे उसके मुताबिक भी ऑक्सीजन की मजमूई सप्लाई का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुआ ऑक्सीजन है तो ये जो पेशावर में जो हुआ ये नेग्लिजेंस थी।
बिल्कुल 100% नेग्लिजेंस हुई है। मैं तो लफ्ज सिर्फ नेग्लिजेंस नहीं इस्तेमाल करता, मेरे ख्याल में तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है। और वो उन्होंने वज़ीर आला ने इंक्वायरी का ऑर्डर दिया हुआ था, शायद 48 घंटे या 72 घंटे का कहा था, उसके अंदर आना चाहिए और लोगों को सब। ये तो नेग्लिजेंस सिर्फ नहीं है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। कोई वजह नहीं है कि ऑक्सीजन की फराहमी होते हुए मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा हो। सही। असद उमर साहब, क्या उन जगहों का डेटा इकट्ठा किया है आप लोगों ने जहां पर अवामी इज्तिमा हो रहे हैं, जल्द से जुलूस हो रहे हैं, रैलीज हो रही हैं? क्या कुछ ऐसा डेटा है आप लोगों के पास कि उन जगहों पर ज्यादा जो है ना वो केसेस सामने आ रहे हैं? देखिए, इस वक्त अगर पाकिस्तान के बड़े शहर देखें तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में पॉजिटिविटी की जो शरह है वो कराची में है और दूसरे नंबर पे पेशावर है, और ये दोनों वो शहर हैं जहां इनके जलसे हुए हैं। लेकिन मैं ये नहीं दावा करना चाहता कि मैं कोई साइंटिफिक तरीके से बता सकता हूं कि किसी जलसे की वजह से कितने ज्यादा केसेस बढ़े हैं। अच्छा। और जो असल बात है वो ये है कि जाहिर है इसमें तो कोई शक ही नहीं, इसीलिए कोई वजह है ना, सारी दुनिया जो कहती है समाजी फासला क्यों कहा जाता है, एक दूसरे से हाथ मिलाने से मना किया हुआ है। तो एक जगह पे हजारों लोग जमा होंगे, इज्तिमा होंगे, तो उससे फैलाव तो होगा, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक चीज जो ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है वो बराह रास्त उस इज्तिमा का नहीं है, वो ज्यादा नुकसान उस इज्तिमा का है जब मुल्क के बड़े बड़े अकाबरीन, सियासी अकाबरीन खड़े होकर कह रहे हैं कि एहतियात की जरूरत ही कोई नहीं। तो वो सिर्फ उस जलसे में नहीं, वो आदमी जब घर पे भी होगा तो फिर भी वो एहतियात नहीं करेगा। सिर्फ उस शहर में नहीं जहां जलसा हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में जो उनके मानने वाले हैं, उनको जो फॉलो करने वाले, वो सब एहतियात छोड़ देते हैं। असल खतरा उससे पैदा हो रहा है और इसीलिए आपको पूरे पाकिस्तान में केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। असद उमर साहब, जरा वैक्सीन के बारे में भी कुछ हमें इन्फॉर्म कर दें कि बरतानिया में तो आज से वैक्सीन का बाकायदा इस्तेमाल शुरू हो रहा है। पाकिस्तान में कितना अरसा लग सकता है वैक्सीन आने में? कब तक पाकिस्तान में भी वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा? ऑर्डर दिए जा चुके वैक्सीन के कितनी तादाद में आप लोगों ने ऑर्डर दिए हैं या देने हैं? देखिए, जो काबीना ने जिसकी मंजूरी दी थी वो $150 मिलियन की रकम की मंजूरी दी गई थी और वो थी काफ़ी। सबसे पहले तो जो सबसे पहली तरजीह है जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो कोरोना के मरीजों को देखते हैं अस्पतालों के अंदर, चाहे वो डॉक्टर्स हों या पैरामेडिक्स हों, हॉस्पिटल स्टाफ हो, सबसे पहले उनकी तरजीह है। और उसके बाद वो लोग जिनकी उम्र जो है वो 65 या इससे ज़्यादा है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि जितनी ज़्यादा आपकी एज होती है उतना ज़्यादा ये मोहलक साबित होता है। तो ये प्रायोरिटी इनको दी गई थी। इनका जो अंदाज़ा था वो ये था कि ये अगले साल की यानी 2021 की पहली छमाही के आखिर में या दूसरी छमाही के शुरू में जो है ये बड़ी तादाद के अंदर हमें मिलेगा। इंग्लैंड में भी जो भी शुरू हुआ है अभी वो बहुत छोटी तादाद में शुरू हुआ है। अभी लार्जर जो पब्लिक है उसके लिए अभी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो जरा ये भी बता दें, पाकिस्तान में जब अवेलेबल होगी मुफ्त मिलेगी या महंगी मिलेगी, सस्ती मिलेगी, क्या क्राइटेरिया होगा? देखिए, पब्लिक जो अस्पताल हैं वहाँ से मुफ्ती जाएगी, तमाम वैक्सीनेशन जो भी पाकिस्तानी अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए मुफ्त अवेलेबल होगी। लेकिन उसके साथ हम ये भी इजाज़त दे रहे हैं कि अगर कोई प्राइवेट अपने ज़राए इस्तेमाल करके कोई वैक्सीन ले सकता है, मार्केट में अवेलेबल है, तो उसकी भी इजाज़त होगी, लोग ख़रीद भी सकते हैं। लेकिन जो भी चाहेगा, लेकिन इसी तरजीह के मुताबिक जो मैंने भी आपको कहा कि सबसे पहली तरजीह वो जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो कोविड से डील करते हैं, और फिर 65 और उससे ज़्यादा उम्र के लोग। सही। अच्छा, इससे हट के अब कुछ एक दो सवाल करना चाहती हूँ असद उमर साहब। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है वज़ीर आज़म के मुशीरों की निजकारी कमेटी में शमूलियत के खिलाफ केस का, जो तहरीरी फैसला है जिसमें कहा गया है हफीज़ शेख, अब्दुल रज़ाक दाऊद और इशरत हुसैन की काबीना कमेटी में शमूलियत को गैर कानूनी करार दिया गया है। तीनों मुशीरान के पास बड़े पोर्टफोलियोज़ हैं, बड़े मामलात को ये देखते हैं। आप भी इस कमेटी का हिस्सा हैं, रेलवे के मामलात, PIA के मामलात, स्टील मिल्स के मामलात। तो अब जब ये आप हिस्सा नहीं रहेंगे इस कमेटी का, तो ये बड़े मामलात कैसे हैंडल होंगे? पोर्टफोलियो इनके पास है, कौन देखेगा फिर इन मामलात को? कैसे आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे? जी, आज जो है वो इसके ऊपर कुछ इब्तदाई बात हुई थी काबीना की मीटिंग के अंदर, लेकिन उसके बाद वो तफसीली उसके बाद मीटिंग बाद में होनी थी। अब देखें क्या फैसला होता है कि क्या हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुकूमत जाके एक एप्लीकेशन फाइल करती है, रिव्यू के लिए पिटीशन फाइल करती है, या फैसले से कंप्लाई करती है।
अगर ज़ाहिर है फैसले से कंप्लाई करेंगे तो वो इन अटेंडेंस तो हो सकते हैं, जिस तरह काबीना की मीटिंग के अंदर भी ये सब लोग जो हैं वो शिरकत करते हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की डेफिनेशन में नहीं आते। वो बड़ी वाज़े तौर पे डिफाइंड है। वज़ीर आज़म और वफाकी वजीर जो हैं वो वफाकी काबीना होते हैं, बाकी लोग जो अटेंड करते हैं। लेकिन ये भी कहा गया है कि मुशीर भी काबीना को रुकन नहीं और काबीना इजलास में शामिल नहीं हो सकता, ये भी कहा गया है फैसले में। ये तो हर मंगल को जो सेशन होता है तमाम ये मुआविनीन खुसूसी मुशीरान बैठते हैं, बैठने से मना नहीं किया है। वो नहीं कहा गया है, ये कहा गया है, फैसले में लिखा है कि काबीना इजलास में शामिल नहीं हो सकते। अच्छा, ये सरप्राइजिंग है क्योंकि पहले से ये तो बिल्कुल था कि वो काबीना के मेंबर नहीं है, जैसे मैंने कहा वो तो बिल्कुल हमें क्लियर है। और अगर आप जो इसके आता है एजेंडा जो आता है काबीना का, अगर आप उसको देखें तो उसमें लिखा होता है ऊपर कि किस किस को एड्रेस्ड है और फिर नीचे लिखा होता है बाय स्पेशल इन्विटेशन, और उसमें सारे जो मुशीर हैं और SAPMs हैं उनका नाम होता है। तो ये मुझे इसके बारे में इल्म नहीं था क्योंकि हम तो ज़्यादातर काबीना की मीटिंग में बैठे हुए थे कि आज उन्होंने कहा है कि मीटिंग में ही नहीं शिरकत कर सकते। तो ये देखना होगा, जाहिर है इसके जो हुकूमत जो है वज़ीर आज़म इसको बैठ के अपने मुशीरों के साथ कुछ डिस्कशन करने के बाद ही फैसला किया जाएगा। आप नहीं समझते क्या इतने बड़े पोर्टफोलियो जो हैं वो इलेक्टेड लोगों के पास होने चाहिए? देखें, आइन के अंदर अगर इसकी इजाज़त दी गई है तो आइन लिखने वालों ने वो सारे इलेक्टेड लोग ही थे, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के लिखा होगा। और सिर्फ ये आइन लिखा नहीं उन्होंने, और जाहिर है वो 1973 में आइन बना था। 1973 के बाद से निस्फ सदी गुजर चुकी है, इतनी हुकूमतें आई हैं, किसी ने भी उसको कानून से खारिज नहीं किया। इसका मतलब जो भी पाकिस्तान में हुकूमत करता रहा है वो ये समझता है कि बड़ी तादाद में तो जाहिर है ये हक जो है हुकूमत करने का वो उन लोगों को है जिनको अवाम ने वोट डाले हैं। लेकिन साथ साथ इसका भी ख्याल किया गया है कि पार्लिमानी निज़ाम के अंदर हो सकता है ऐसे लोग जो टेक्निकल एक्सपर्टीज रखते हैं वो बराह रास्त इलेक्शन जीत कर ना आ सकें, और उसकी भी गुंजाइश रखी गई है आइन के अंदर कि उनको भी वजीर आजम अपनी मर्जी के मुताबिक उनसे भी मशवरा ले सके और उनको भी इस्तेमाल किया जा सके अमूर हुकूमत चलाने के लिए। सो ओवरऑल तो इसमें कोई शक नहीं है कि लीड जो है वो लीड इलेक्टेड लोगों के पास होनी चाहिए। वजीर आजम इलेक्टेड आदमी है, 5 या 6 हल्कों से जीत कर आए हैं, पाकिस्तान के अवाम ने उनको मुंतखब किया है और पाकिस्तान के अवाम ने उनको यह भी हक दिया है कि वो अगर किसी से लेकिन इकोनॉमी एक ऐसे बंदे की, एक ऐसे शख्स की जेब में जो इलेक्टेड नहीं है। हफीज शेख साहब इलेक्टेड नहीं और वो इकोनॉमी चला रहे हैं, उनकी जेब में सारे मुल्क की इकोनॉमी। पहली बात तो जेब में बेचारे की नहीं डाली हुई है, उसके कंधों में बहुत जरूर डाला हुआ है जिम्मेदारी का। देखिए एंड में जो है फैसले तो शाजिया वो तो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है ना कैबिनेट की, तो असद उमर मुड़ के ये नहीं कह सकते कि वो तो हफीज शेख का फैसला था। जब आखिर में कोई फैसला है तो फिर उसको सब हम ओन कर रहे हैं, वजीर आजम ओन कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि वजीर आजम को ही वोट मिले हैं, असद उमर को तो वोट नहीं दे के लोगों ने भेजा, असद उमर को वोट पड़ा है क्योंकि वो इमरान खान के उस पर टिकट पे इलेक्शन लड़ा था। तो मेरे ख्याल में इमरान खान को अपनी टीम बनाने की इजाजत होनी चाहिए। अब आप आइन छोड़ दें, अब आप मुझसे सिर्फ एक मैनेजमेंट के स्टूडेंट के तहत मैं जवाब दे रहा हूं कि अगर पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान पे एतमाद किया है और उनको जिम्मेदारी दी है कि आप अमूर हुकूमत चलाएं, तो मेरे ख्याल में आइन के अंदर गुंजाइश होनी चाहिए कि इमरान खान अपनी मर्जी की। इसका मतलब ये हुआ अगले हफ्ते तक ये फैसला करना होगा कानूनी माहिरीन से तय करके कि ज़ाहिर जो फैसला है इसको इम्प्लीमेंट भी करने, और अगले सेशन में ये लोग बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन के बयानिए को काउंटर करने के लिए मुसलसल मीडिया को इंगेज कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने अखबारात के एडिटर्स के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात में PDM की तहरीक, इस्तीफ़ों, लॉन्ग मार्च की ऑप्शन, नेशनल डायलॉग, सेनेट और बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के साथ साथ IMF के साथ मुज़ाकरात, अरब ममालिक से सिफारती ताल्लुकात और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से निजकारी कमेटी के फैसले पर तफसीली गुफ्तगू की। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म ने PDM की तहरीक के
पीछे गैर मुल्की ताकतों, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कशीदा ताल्लुकात की सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर क्या कहा, इस हवाले से बात करेंगे। इस मुलाकात में मौजूद थे रोज़नामा 92 न्यूज़ के एडिटर इस्लामाबाद से राव खालिद मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राव खालिद आपका। राव खालिद, फाइनली एक भरपूर खुलकर मौक़िफ़ आज वज़ीर आज़म ने दिया कि अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, डायलॉग के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि NRO नहीं मिलेगा। क्या वहाँ किसी सहाफ़ी ने पूछा कि भाई अपोजिशन तो कब से कह रही है, आप हमें बताएं आपसे NRO किसने मांगा, कब मांगा, किस जगह पर मांगा? और साथ ही उन्होंने क्या ये डिफ़ाइन किया कि मुज़ाकरात में पहल कौन करेगा, हुकूमत की तरफ से पहल होगी या वो इंतज़ार करें कि अपोजिशन पहल करे, या तीसरी कोई कुव्वत बीच में आए, या उसको कहें कि आप अपोजिशन को इंगेज करें, टेबल टॉक पर लेकर आएँ? क्या कहा इस पर आज वज़ीर आज़म ने? जी बिल्कुल, सवाल एक्चुअली यही हुआ था कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप हुकूमत हैं, इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करना आप पे सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है। तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ डिफ्यूज़ करने के लिए, मैं नेशनल डायलॉग के लिए तैयार हूँ NRO के अलावा। मसला ये है कि जब भी इनसे बात करते हैं असम्बली में, इन्होंने इंतखाबात पे कहा हमने कमीशन बनाने का कह दिया, ये उससे भाग गए। उसके बाद इन्होंने बाकी जितने मामलात पे हमसे बात की उसमें ये अपना एजेंडा लेके आ जाते। FATF का उन्होंने हवाला दिया कि वहाँ पे ये 34 नुकात लेके आ गए, नैब के पहले हटाएं, फिर हम बिल करेंगे उसके ऊपर। फिर उन्होंने कहा कि इनकी सारी चीज़ें अपने दौर में हुई हैं, इसहाक डार इनके अपने दौर में यहाँ से भागे, सारे केसेस इनके अपने दौर में बने, सिवाय नवाज एक शहबाज शरीफ के TT वाला केस है जो हमारे दौर में बना है। इलेक्शन कमीशन का सरबराह इन्होंने लगाया था, निगरान हुकूमत इन्होंने लगाई थी, नैब के चेयरमैन इन्होंने लगाए हैं। तो मुझसे किस बात का तकाजा करते हैं? मैं आज अगर ख़त्म कर दूँ नैब को या पीछे हट जाऊँ इन मामला से तो कोई मसला नहीं है, ये सारे ठीक हो जाएंगे। पहल कौन करेगा इस पर बात की, कौन करे? कहा गया कि आप कोई बंदा कोई इस तरह से कोई लोग कोई उनको असाइन करें, वो उस तरह से करें। उन्होंने कहा जी हमने पहले भी कोशिश की है, पहले भी बात की है, FATF पे हमारे मुज़ाकरात भी हुए थे, लेकिन बात वहीं पे आ जाती है, वो यहाँ पे आके फंस जाते हैं। वो कहते हैं जी पहले ये काम आप करें, उसके बाद आप कोई और बात हम करेंगे। तो लाहौर के जलसे के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई अपनी स्ट्रेटजी बताई प्राइम मिनिस्टर साहब ने? लॉन्ग मार्च को वेलकम करेंगे, रोकेंगे, क्या करेंगे? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा होने देंगे। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर या तो कानून होता है या नहीं होता। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जलसों पे पाबंदी है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जी जलसा हम होने भी देंगे। तो ये किस किस्म के कानून का इत्तलाक है कि आप कह भी रहे और नहीं भी रोक रहे? वो कहते हैं कि हम नहीं रोकना चाहते, तो रोकने के लिए फिर आपको फोर्स इस्तेमाल करना पड़ेगी। अगर आप फोर्स इस्तेमाल करेंगे तो उसका अपना फॉल आउट है एक, तो उसके और किस्म के नताइज निकल सकते हैं। इसलिए हम जलसा होने देंगे, अलबत्ता उसके जो कानूनी वायलेशंस उसके ऊपर जो हो रही हैं या जो होंगी उसके ऊपर हम ज़रूर एक्शन लेंगे। तो इस्तीफे देने का जो ऑप्शन है अपोजिशन के पास, इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा? अगर अपोजिशन इस्तीफे देती है वो मंजूर कर लेंगे इस्तीफे? और क्या इतनी जल्दी इलेक्शन, इतनी बड़ी तादाद में, ज़ाहिर है 130-40 सीटें तो होंगी जिस पर इलेक्शंस करवाने होंगे, ज़िमनी इलेक्शंस, तैयार है हुकूमत इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी सीटों पर इलेक्शंस करवाने के लिए? जी उन्होंने कहा, उन्होंने तो बड़ा एतमाद से कहा जब ये पूछा गया कि जी अपोजिशन इस्तीफे देने का फ़ैसला आज कर रही है, मीटिंग उनकी हो रही है और पॉसिबिलिटी है कि वो फैसला इस पर कर ले। उन्होंने कहा जी दें इस्तीफे, हम फ़ौरन इलेक्शन करवा देंगे। तो उस पर ज़िमनी सवाल हुआ कि क्या मुश्किल नहीं होगी, आपको इतने सारे इस्तीफे होंगे? उन्होंंने कहा नहीं कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। हम अच्छा, PDM की तहरीक के पीछे उन्होंने कहा गैर मुल्की ताकतों का हाथ है, किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात की? क्या सवाल हुआ था उनसे? ये बुनियादी तौर पर सवाल ये हुआ था कि जो PDM का एतमाद बढ़ता जा रहा है, उस पर जोश जज्बा ज़्यादा आ रहा है, तो आप समझते हैं कि उनको किसी की पीछे से पुश है या आशीर्वाद है। तो उन्होंने कहा कि ये थ्योरी, साजिशी थ्योरी बेची जा रही है कि कोई एस्टेब्लिशमेंट कुछ सपोर्ट कर रही है, कुछ किस्म की बात है। कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, अलबत्ता ये बहरहाल रहा है कि पाकिस्तान को कुछ मुल्की इत्तेहाद है जो पाकिस्तान को मजबूत नहीं देखना चाहता। उन्होंने फिर तारीखी हवाले से भी बात की, मिडल ईस्ट में अदम इस्तेहकाम के हवाले से कि इराक के साथ किस तरह कमज़ोर किया गया, ईरान के साथ उसको लड़ा के लीबिया को किस तरह तबाह किया गया। आखिरी सवाल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है मुशीरान के हवाले से, इस पर वज़ीर आज़म की क्या राय है?
जी जी बिल्कुल बिल्कुल शाजिया, इस पे बात हुई और प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा, उसने कहा हम कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि क्या वे आउट उसका पॉसिबल हो सकता है। साथ उन्होंने कहा हमारा मसला बुनियादी तौर पे ये है कि ब्यूरोक्रेसी पोलिटिसाइज हो गई है, उसके अंदर जो लोग हैं एक्सपर्ट्स नहीं है, माहिर नहीं है। इसी तरह से जो लोग मुंतखब होकर आते हैं उनमें से भी बहुत से शोबे ऐसे हैं जिनके एक्सपर्ट्स आपके पास नहीं है, जिसमें IT है, टूरिज्म है, इवन एग्रीकल्चर है, पेट्रोलियम सेक्टर है, पावर सेक्टर है। तो हमें ऑब्वियसली बाहर से लोगों को लाना पड़ता है। हम एक तो जो एडवाइजर्स या SAPM के जरिए हम चला रहे हैं, दूसरा हम कोशिश कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म के जरिए बेहतर लोगों को लाया जाए, लेकिन हाई कोर्ट का फैसला हम इंप्लीमेंट करेंगे। उसका वे आउट भी। आपका थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, दुनिया ये जानती है कि भारत दहशतगर्दी को फ़रोग देता है। भारतीय दहशतगर्दी के हवाले से आलमी इदारे अपनी रिपोर्ट्स शाया कर रहे हैं। गुज़श्ता महीने दी इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में भारत पे सो कॉल्ड जमहूरियत को बुरे तरीके से एक्सपोज किया। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर अब भारत के ऊपर आलमी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। गुज़श्ता 13 दिनों से हम देख रहे हैं कि भारतीय किसान अपने हुकूक के लिए दिल्ली के बॉर्डर्स पर एहतजाजी धरना दिए बैठे हैं, लेकिन मोदी सरकार टस से मस नहीं हो रही है, बल्कि उल्टा किसानों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि एहतजाज के लिए आए हुए जो किसान हैं ये खालिस्तान तहरीक के हक में नारे लगा रहे हैं। इस प्रोपेगेंडे के बाद अब खदशात ये जन्म ले रहे हैं कि क्या मोदी सरकार एक और ऑपरेशन ब्लू स्टार कर सकती है। आज भारतीय किसानों की भारत बंद मुहिम के तहत मुल्क भर में हड़ताल हुई। किसानों की इस मुहिम को भारत की 24 सियासी जमातों की हिमायत हासिल हो चुकी है। पूरी दुनिया से इसको सपोर्ट किया जा रहा है। हड़ताल के दौरान कांग्रेस और दीगर जमातों ने मुल्क भर में जो एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, इसको सपोर्ट किया। बहुत से इलाकों में बैंक, दुकानें और तालीमी इदारे बंद रहे, जबकि ट्रैफिक भी ना होने के बराबर थी। इस हड़ताल की हिमायत में मुंबई और लखनऊ की सब्जी, फल और गल्ले की जो बड़ी मंडियां हैं वो भी बंद रहीं। भारतीय मीडिया के मुताबिक इस हड़ताल से दिल्ली में दूध, सब्जियां और जो फलों की सप्लाई है ये बुरी तरीके से मुतासर हुई है। दिल्ली के वज़ीर आला को अब घर में नज़रबंद कर दिया गया है और हालात कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर मोदी सरकार और किसानों में मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, जो अब तक नहीं हुए हैं, तो हालात बेकाबू हो सकते हैं और हंगामे फूट सकते हैं। बॉलीवुड के फनकार और मशहूर जो क्रिकेटर्स हैं वो भी किसानों के हक में अपना वोट डाल रहे हैं, किसानों के हक में बात कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के वालिद योगराज सिंह ने किसान तहरीक की हिमायत करते हुए कहा है कि मोदी सरकार चाहे फौज ले आए या CRP या फिर BSF या टैंक लगा दिए जाएं, किसान तहरीक नहीं रुकेगी। दुश्मनी का जो किस्सा जोड़ा गया है इसे हम पश्तों तक निभाएंगे। ऐसे ही बयानात दीगर किसान रहनुमाओं की जानिब से भी दिए जा रहे हैं। सवाल ये है कि मोदी सरकार और किसानों की बढ़ती हुई जो कशीदगी है इसका नतीजा क्या निकलेगा। क्या भारतीय हुकूमत मतनाज़े शहरियत बिल पर होने वाले एहतजाज की तरह इस एहतजाज पर भी ताकत का ही इस्तेमाल करेगी। कभी मतनाज़े शहरियत बिल पर एहतजाज हमें नज़र आता है, कभी किसानों का एहतजाज है, कभी आर्टिकल 370 ख़त्म करने पर एहतजाज होता है। क्या यह एहतजाज भारत को डोमेस्टिकली अंदर से कमज़ोर कर रहे हैं? दूसरी तरफ भारतीय आर्मी चीफ ने तारीख में पहली बार अमारात और सऊदी अरब का दौरा किया है। मशरिक़ वस्ता में होने वाली सियासी तब्दीलियों के पेश नज़र इस दौरे के खित्ते पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं और पाकिस्तान के लिए इस दौरे में क्या मैसेज है। मैं बात करूंगी दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब, आज पूरे इंडिया में किसान जो है वो हड़ताल कर रहे हैं। मुल्क गिर हड़ताल का आज उसकी कॉल दी गई थी। सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में किसानों के हक में बात हो रही है। कैनेडियन वज़ीर आज़म बात कर रहे हैं, अब बरतानिया में मुज़ाहरे हो रहे हैं, अमेरिका में मुज़ाहरे हो रहे हैं। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के कई दौर भी हुए लेकिन नाकाम हुए। पॉलिटिकली डायमेंशंस में अगर मैं आपसे ये पूछूं, इतने बड़े पैमाने पर क्या अहमियत है इस एहतजाज की, कैसी तब्दीली आ सकती है, आप क्या देख रहे हैं? जी, ये जो आपने बड़ा एहतजाज का, पहले तो मेरे ख्याल इसके फिजिकल डायमेंशंस मेरे ख्याल हमें समझ लेने चाहिए। ये तकरीबन 10 लाख से ऊपर लोग हैं जो सिर्फ दिल्ली के इर्द गिर्द, जिन्होंने दिल्ली को घेरा हुआ है। और जैसे आपने खुद कहा कि तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है, बल्कि जो सिविल सोसाइटी के और लोग हैं वो भी इसके साथ शामिल हैं। उसके अलावा फिर आपने जैसे कहा कि
कनाडा से और अमेरिका से और यूके से, हर जगह से उनको हमायत जो है वो मिल रही है। इसको जहन में रखते हुए इसके पॉलिटिकल डायमेंशन, नेचुरली जब इतनी 24 सियासी जमातें साथ हैं और इतनी बड़ी कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, और आपने जो युवराज सिंह की बात की, आज जो है ना वो नटवत सिंह सिद्धू जो क्रिकेटर हैं वो भी उसमें शामिल हो गए हैं। उन्होंने भी अपनी आवाज़ बढ़ाई है और नज़म पढ़ी है बड़ी वलवला अंगेज, जिसमें उन्होंने बाकायदा कहा है कि भी हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। तो ये फिजिकल डोमेन में और पॉलिटिकली बहुत बड़ा एक वाक़या है। लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि जो रवैया है भारतीय सरकार का, जो रिलाय करती है एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व के ऊपर, और वो भी बड़ी तादाद में हम जानते हैं, लेकिन अगर ये अकलीतें जो हैं अगर आपस में एका कर लें तो मेरा ख्याल है तब जाके ये, आपका मतलब है अकलीतें जो मुसलमान हैं, ईसाई हैं, जो दलित हैं, हाँ जी, वो जाहिर है किसी को भी भारत में सुकून नहीं है, हर एक का जीना दोभर किया हुआ है मोदी सरकार ने। अगर ये लोग भी इस तहरीक का हिस्सा बन जाते हैं तो आप क्या देख रहे हैं, कैसी तब्दीली आ सकती है, कितनी मुश्किल हो सकती है मोदी सरकार के लिए? जी फिर तो ये कि मेरा ख्याल है कि उनको इस कम से कम ये तो क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं है, ये जो इन्होंने नए लॉज बनाए हैं एग्रीकल्चर के मतलब, इससे तो शायद वो पीछे हट जाए। लेकिन ये जब इससे पीछे हटेंगे तो फिर जब एहसास होगा अकलियतों को कि हमारी कंबाइंड ताकत ये है, तो फिर मेरा ख्याल वो जो सिटीजन एक्ट है, जो और जो मसाइल है, कश्मीर के बारे में भी लोग बात करते हैं, शायद उनसे इनके ऊपर दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा पड़े। एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, हमारे यहाँ कोई ज़रा सी भी बात होती है तो किस तरीके से आग बगोला होकर उनके जो चैनल हैं किस तरीके से उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे चैनल ने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दिया है कि उसको ऐसे ही रिपोर्ट किया जैसे कि वो चीज़ है, और ये नहीं कहा कि जी ये एक टूट रहा है भारत और अलग एक बन रहा है, हालांकि खालिस्तान की तहरीक इसमें शामिल है। हाँ, वो खुद बहुत कुछ कर रहे हैं अपने इसी बारे में मैं आपसे, खालिस्तान तहरीक को लेकर सिख जो हैं खालिस्तान को लेकर बड़े जज्बाती हैं, ब्लू स्टार ऑपरेशन है, फिर हमने गोल्डन टेम्पल पर जो हमला हुआ, अब इसको लेकर पूरी जो सिख बिरादरी है वो बहुत ज़्यादा जज्बाती है। आप समझते हैं कि इसके बाद जो खालिस्तान तहरीक है, एक दफ़ा हमने देखा था 80 की दहाई में इस तहरीक ने बड़ा जोर पकड़ा था, आप समझ रहे हैं कि इस एहतजाज में खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ सकती है? बिल्कुल, वो आप ब्लू स्टार ऑपरेशन की बात कर रही है, वहां से लेके आज तक काफी टाइम गुजरा, दरम्यान में भी आपको पता है पिछले दिनों खालिस्तान का रेफरेंडम भी हुआ है। हाँ। और बड़े लोगों ने इसकी तायद की है, तो ये तो जोर पकड़ चुकी है असल में ये तहरीक। क्योंकि अगर आप तकरीरें सुने ना वहां पर लोगों की, आपने भी जरूर सुनी होंगी, मैंने भी सुनी है, तो वो इस किस्म की बात सरेआम कर रहे हैं खालिस्तान से रिलेटेड और सब कुछ। और बल्कि आपको पता है उनके कुछ रहनुमाओं ने अपील की है हमारे प्राइम मिनिस्टर से, हमारे आर्मी चीफ से, अगर ये कोई मोदी टाइप लोग हमारे लीडर होते तो वो एकदम रिस्पॉन्ड करते, खड़े हो जाते हैं कि हम उनके साथ। और ये मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच करनी चाहिए, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत भी नहीं है। ना सिर्फ ये कि इसको रिपोर्ट करें, बल्कि चूंकि हमारे पड़ोस में एक ऐसा काम हो रहा है जिसका स्पिल ओवर हमारे ऊपर आ सकता है, तो हम इसका दुनिया में भी प्रचार करें, और जिस लेवल तक हमें इस पर काम करना चाहिए, इसकी बात करनी चाहिए, वो जरूर करें। घबराने की जरूरत नहीं है। हमें ये घबराहट है शायद कि हम बात करेंगे तो वो कहेंगे जी आप ये सब कुछ करवा रहे हैं। बिल्कुल, सारी दुनिया को पता है कि ये कौन हो रहा है, तो इतनी हुकूमत को इतनी बात जरूर करनी चाहिए जितनी की जायज बनती है। अच्छा जनरल साहब, तारीख में पहली बार भारतीय आर्मी चीफ ने अमारात का दौरा किया, सऊदी अरब का दौरा किया, जो अरब ममालिक हैं वो इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। फिर इस खित्ते में ईरान की, सऊदी अरब की, अमेरिका और इसराइल की जो बढ़ती हुई कशीदगी है, ये किस तरह की कोई बड़ी चेंजिंग्स देख रहे हैं? खित्ते के लिए कितना ये नुकसान है इसमें? जी, नुकसान तो फ़ायदा तो वो अपने अपनी नज़र से देखते हैं ना मुल्क, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी चेंज है, लेकिन इस किस्म की हिस्टोरिकल चेंजेस यकदम फ़र्क नहीं डालती। हाँ। अभी ये देखें कि हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि जो हमारे ताल्लुकात है सऊदी अरब के साथ, स्पेशली पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, मैं आपको एक ऐसी मिसाल देता हूँ कि उसके आपके नज़ीर आप दूसरी नहीं ला सकेंगी। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने ये ऐलान किया हो कि मक्का और मदीना की हिफाजत के लिए हम अपना तन मन धन लगा देंगे। ये सिर्फ पाकिस्तान का बयान है, और ये सिर्फ पाकिस्तानी कौम इसके लिए खड़ी हो सकती है। तो ये इस बात का एहसास सऊदी अरब में है, वो इसको समझ, ठीक है, ये हमें कोई ज्यादा पसंद नहीं आई है बात के उनका, इसलिए कि हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं, नेवी की, एयरफोर्स की, आर्मी की, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें अपनी कोशिश करते रहना चाहिए। मुल्कों के ताल्लुकात ऐसे ही होते हैं, इस बात में नाराज नहीं होते कि
वो उधर क्यों चला गया और वो ऐसे क्यों हो गया। हमें अपनी काविशें जारी रखनी चाहिए, अपने ताल्लुकात को मजबूत करना चाहिए। इंशाल्लाह फतह हमारी ही होगी एज फार एज डिप्लोमेसी इज कंसर्न। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। दिफाई तज्जियाकार जायद नईम खालिद लोधी साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।